जो लोग कल प्रेजेंट नहीं थे उन लोगों के लिए बताता हूँ कि हमने टेकिंग द केस जो चैप्टर है साइंस ऑफ होम्योपैथी बुक का, उसमें हमने फर्स्ट डे में द सेटिंग सब टॉपिक तक पढ़ लिया था। कल हमने इलिसिटिंग द सिम्टम्स पूरा पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम्स। तो जब तक बाकी सब लोग ज्वाइन करते हैं, कोई शेयर करना चाहता है कि उसने अभी तक, मतलब आप में से किसी ने अभी तक क्या सीखा है, इसका समरी क्या है? कोई भी अगर विलिंग होगा तो प्लीज। सष्मिता, हाय, हैव अ डाउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट मेंटल सिम्टम्स फ्रॉम पेशेंट, व्हाट विल बी द क्वेश्चन? हाय डॉक्टर सष्मिता। जैसे हमने पढ़ा था कि ये एक आर्टिस्टिक प्रोसेस है और इसमें हमें कोई भी क्वेश्चनेयर फॉलो नहीं करना है कि हाँ ये ही एग्जैक्ट मैनर होता है क्वेश्चंस पूछने का, इसी तरीके से हमें प्रोसीड करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर पेशेंट के हिसाब से हमारा क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ये एक सेंसिटिव प्रोसेस है जो विद टाइम आती है कि हमें क्वेश्चंस हमारे कैसे फ्रेम करने हैं। और सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, सपोज आप समझिए कि आप खुद पेशेंट हैं और आप जब डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका आप अपने जो भी सिम्टम्स है वो डॉक्टर को कब बताएंगे? हमें सबसे पहले ये सोचना है, पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो पेशेंट जब भी कंफर्टेबल होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि हाँ मैं मेरी जो बहुत ही प्राइवेट बातें हैं, सेंसिटिव बातें हैं, मैं डॉक्टर को शेयर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, डॉक्टर मुझे जज तो नहीं करेगा। सबसे पहले उसे इतना कंफर्टेबल बना देना है हमें, हमारा रैपो बिल्ड करना है। और इसीलिए अभी तक हमने ये पढ़ा था कि हम फिजिकल जनरल से शुरू करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट अपनी सभी कंप्लेंट्स बोल चुका होता है जब तक हमने पेशेंट के साथ लगभग 10 15 20 मिनट बिता लिए होते हैं। और उस समय तक पेशेंट को थोड़ा थोड़ा कंफर्ट जोन जो है वो आने लगता है आपके लिए। और जब आप इमोशनल एस्पेक्ट में जाते हैं, मेंटल एस्पेक्ट में जाते हैं, पेशेंट धीरे धीरे ओपन होता है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि आप क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं। तो आपको बहुत ही सेंसिटिविटी से ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को कोई भी चीज़ें हर्ट ना हो या ऑफेंड ना कर दे। उसे ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि डॉक्टर मुझे जज कर रहा है, डॉक्टर मुझे गलत तरीके से क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहला हमारा ये इंटेंट होना चाहिए जो हमने पढ़ा था कि आप विलिंग होना चाहिए पेशेंट को ठीक करने के लिए। और ये पेशेंट को सब समझता है। हम मतलब पेशेंट हमारे जो होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं, सब जगह से घूम फिर के आए होते हैं। और उसके बाद विद टाइम आप अलग अलग क्वेश्चंस पुट इन करेंगे, आप एक के बाद एक पेशेंट्स देखेंगे। ये डे वन पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसीलिए इस बुक में बताया गया है कि आपको एक अच्छे क्लासिकल प्रैक्टिशनर के पास में बैठ के सीखना होता है कि वो जो हमारे टीचर है वो इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद किस तरीके से पेशेंट से क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से सिम्टम्स को बाहर निकलवाता है ना? तो आई होप ये हेल्प करेगा। अ, स्नेहा, डॉक्टर सर, इसमें हम कॉन्फ्लिक्ट थियरी को अप्लाई कर सकते हैं ना? देखिए, मेरे को तो कोई थियरी दूसरी पता नहीं है, मुझे ये पता है कि हमें पेशेंट के सिम्टम्स को निकलवाना है, टोटलिटी बनाना है और प्रिस्क्राइब करना है। आप जो ये कॉन्फ्लिक्ट थियरी की बात कर रहे हैं, ये शायद जर्मन न्यू मेडिसिन की बात है। ये एक अलग चीज हो गई जिसमें आप ये समझते हैं। हाँ ठीक है, जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं मैं इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ जो मेरे को लगता है। आई डोंट नो कि ये सही है कि नहीं, बट दिस इज माई थिंकिंग। उसमें आप ये समझते हैं कि हर बीमारी का पहले ये बात बता दीजिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ जर्मन न्यू मेडिसिन वाली, कॉन्फ्लिक्ट्स वाली, आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना? स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा, ये सर नो? जी सर, है ना? तो उसमें क्या होता है, उसमें मतलब वो जो बुक है उनका जो थियरी है उसमें ये बताया जाता है कि हर बीमारी के लिए एक कोई भी कॉज होता है। वो कॉज इंसान में इस तरीके की बीमारी लाता है। जैसे मैंने सुना था कि अगर कोई टेस्टिक्युलर प्रॉब्लम पेशेंट में हो रही है तो उसका कॉज होता है अपने बेटे से रिलेटेड। शायद उसका बेटा शांत हो गया हो या बेटे से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो। ये एक एग्जाम्पल है। तो जरूरी नहीं कि हर पेशेंट में बेटे से रिलेटेड कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसका टेस्टेज ही अफेक्ट होगा। हम शायद ये बुक जब आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हर किसी की लाइफ में प्री डिस्पोजिशंस होते हैं।
वो हमारे जेनेटिक्स में ऑलरेडी सब नोटेड है। क्योंकि हमारे वीक एरियाज होते हैं, कोई इंसान का किडनी वीक होता है, किसी का स्किन वीक होता है, किसी का एंडोक्राइन वीक होता है। तो जब भी कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस हमारी लाइफ में आता है, तो हमारे जो प्री डिस्पोजिशंस है वो बाहर उभर के आता है। वो सबसे पहले अफेक्ट होते हैं। किसी इंसान को हम देखते हैं कि कुछ भी हुआ तो उसको टॉन्सिलाइटिस ही होगा। तो भले उसका बेटा मरे या भले उसकी लाइफ में कुछ भी हो, सबसे पहले उसको टॉन्सिलाइटिस होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका प्री डिस्पोजिशन है। तो ये एक चीज हो सकती है कि बेटे को कुछ होने के बाद में पेशेंट को टेस्टिस का प्रॉब्लम हो, बट जरूरी नहीं कि सभी पेशेंट्स में हमें ये दिखेगा। और कई सालों पहले हैनीमैन भी यही बोल के गए, बस इसका नया नाम आ गया है। वो भी यही कहते हैं कि आपको एलिमेंट्स फ्रॉम निकालना है, आपको पेशेंट का कॉज निकालना है, पेशेंट क्यों बीमार पड़ रहा है, आपको वो समझना है। तो यही बातों को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है, अपने टेक में लिया है। तो मैं पर्सनली तो ये सब चीज़ों को हर केस में मतलब अप्लाई नहीं करता हूँ। और आई डोंट थिंक कि आपको भी ये करना चाहिए। बाकी आई होप आपको हेल्प करा होगा मेरा आंसर। ठीक है। डॉक्टर्स ने ओके, चलिए। 29 लोग ज्वाइन हो चुके। हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें डॉक्टर नीतू तिवारी। तो आई होप आपको भी ये थोड़ा समझ में आया होगा मैंने जो बताया। चलिए। तो आज हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि थोड़ा बड़ा है, बट आज हम इसे फिनिश कर देंगे। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि हमारी सेटिंग कैसे होना चाहिए, पेशेंट को हमें किस तरीके से बिठाना है, किस तरीके से हमारी रैपो बिल्ड करनी है, किस तरीके से एक एक एरियाज में जाके पेशेंट के सिम्टम्स को हमें टोटलिटी में कन्वर्ट करना है, जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में हमें हेल्प कर सकता है। फिर हमने कल देखा था कि हमें सपोज क्या क्या पॉइंट्स है, जैसे मोडालिटीज है, वेदर चेंजेस है, क्वालिटी ऑफ स्लीप, एपेटाइट, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स किस तरीके से निकलवानी है। ओके। अब आज हम पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम्स। जिन लोगों ने कल तक का नहीं देखा था वो वापस से ये बुक रीड कर सकते हैं इस टॉपिक तक। आज हम पढ़ रहे रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम्स है। सो इट वुड बी प्रेफरेबल टू बी it would be preferable to be able to conduct a homeopathic interview without having to be distracted by the necessity of taking notes. But this is not possible. The homeopathic record is very important for the care of the patient. It provides a reliable method of refreshing the prescriber's memory on future visits, and it provides a means by which the patient can be transferred from one prescriber to another without interrupting the continuity of the treatment. तो यहाँ बात हो रही है कि हमारा जो केस रिकॉर्ड है, हम जो उसे रिकॉर्ड करते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि पेशेंट पहली बार आया था तो उसने क्या क्या बोला था, हमें अगली बार में याद रहना चाहिए। तो इसीलिए हम उसे सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी बात, कभी आपको अगर पेशेंट को किसी और को रेफर करना है तो ये डेटा आपके पास में होता है, जो आपने सही तरीके से लिखा हो तो वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को हेल्प कर सकता है। ठीक है। द पेशेंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रिस्क्राइबर टू अनदर विदाउट इंटरप्टिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रीटमेंट. In recording the homeopathic case, the primary goal is to accurately and concisely describe all the important factors in the case while eliminating irrelevant information. In addition, the record should communicate the relative intensity of emphasis of particular symptoms. तो हमें बहुत ही कंसाइजली, बहुत ही एक्यूरेटली सब चीज़ें लिखनी है, जो हमें फ्यूचर रेफरेंस में समझ में आए कि हाँ हमने क्या लिखा था। क्योंकि हम इतने केसेस जब देखेंगे तो एक महीने पहले पेशेंट क्या बोल के गया है वो याद रख पाना विल बी डिफिकल्ट। तो हमें सही तरीके से ही लिखना है। और एक और बात जो बहुत कम लोग करता है, बट मैंने ये जॉर्ज सर की बुक पढ़ के सीखा है कि जब हम सिम्टम्स नोट डाउन करते हैं, हमें उसकी इंटेंसिटी के बारे में भी मार्क करना है कि वो कितना इंटेंस है। ये शायद आगे आएगा, बट मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ अभी से आपको। जैसे हम जब रेपर्टरी पढ़ता है तो हम देखते हैं कि कोई रेमेडीज जो है वो 3 मार्क में है, कोई 2 मार्क में है, कोई 1 मार्क में है। तो ये क्यों? मतलब ये उसका इंटेंसिटी बताता है कि ये रेमेडी तो बार 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 रिपीटेडली देखा गया है, उसमें ये सिम्टम पेशेंट्स में देखा गया है और उससे क्योर्स भी हुआ है। तो जो बहुत ही ज्यादा मार्क्ड है वो रेमेडीज 3 मार्क में है। तो हमारा लॉ जो है वो है सिमिली या सिमिलिबस क्यूरेंटर। तो हम पेशेंट की पिक्चर और ड्रग का पिक्चर मैच करता है, राइट।
बट पेशेंट में अगर किसी सिम्टम की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, सपोज पेशेंट बोलता है कि मुझे फियर ऑफ डेथ ट्रिमेंडस है, 24 घंटे मेरे दिमाग में सिर्फ यही रहता है, तो आप इसे 1 मार्क नहीं ले सकते, आपको इसे 3 मार्क लेना होगा कि ये बहुत ज्यादा इसकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। और जब आप इसके रूब्रिक में इसकी रेमेडीज को देखेंगे, तो आप सबसे पहले 3 मार्क वाली रेमेडीज को देखिए। तो हमें सिम्टमेटोलॉजी को भी मैच करना है और उनकी इंटेंसिटी को भी मैच करने की कोशिश करना है। ठीक है, ये चीज आगे भी आएगी। बट यहाँ पे जो बात की गई है कि इन एडिशन द रिकॉर्ड शुड कम्युनिकेट द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ एम्फेसिस ऑफ पर्टिकुलर सिम्टम। हर सिम्टम कितना इंटेंस है उस पेशेंट में, 1 मार्क है, 2 मार्क है, 3 मार्क है, हमें वो नोट डाउन करना है वहां पे। As much as possible, the patient's own words must be recorded in exact quotes. पेशेंट के एग्जैक्ट वर्ड्स हमें लिखना है, हमें मेडिकल वर्ड्स में उसे ट्रांसलेट करके नहीं लिखना है, क्योंकि शायद पेशेंट कुछ और बोल रहा था बट हमारी समझ कुछ और थी और हमने उसे मेडिकल टर्म में लिख दिया। तो हमें हमेशा पेशेंट की टर्म में, पेशेंट की लैंग्वेज में हमारा केस रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश करना चाहिए। This is important because the entire homeopathic literature is based upon the graphic terminology of ordinary language. All provings record symptoms as closely as possible to the natural expression of the prover. और हमारी जो भी लिटरेचर्स में, मटेरियल मेडिकाज में जो टर्मिनोलॉजीज यूज करी गई है वो ऑर्डिनरी टर्मिनोलॉजीज है। पेन इन राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, पेशेंट अगर ऐसा बोल रहा है, हमारी मटेरियल में भी हमें ऐसा मिलेगा, बट हम लिख देते हैं कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। तो ये हम खुद के लिए आगे ट्रबल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें पेशेंट की ओन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना चाहिए। ऑफ कोर्स ऑन ओकेजन्स पर्टिकुलर कोलोक्विलिज्म कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मोर कॉमन होम्योपैथिक लैंग्वेज। कभी कभी हम एक कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं। अ विविड एग्जांपल ऑफ दिस इज गिवन बाय हैनीमैन। हैनीमैन सर ने इसका एग्जांपल दिया है कि इट इज परमिसिबल टू ट्रांसलेट वर्ड्स सच एज शो, monthlies, or period into the terminology familiar to homeopath, that is menses। जैसे हमें पता है कि कोई लोग मेंसेस को हिंदी में अगर बोलेंगे तो महीना आ गया, पीरियड आ गई, मेरी डेट्स आ गई, तो ये हमें समझता है कि ये कॉमन टर्म है, तो हम उसे एक रेगुलर टर्म जो कि मेंसेस है उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो such translations are quite safe to make when dealing with physical symptoms, but one must be very cautious when translating mental and emotional symptoms। मेंटल इमोशनल सिम्टम लिखते वक्त हमें बहुत ही कॉशियस रहना है कि हम किस लैंग्वेज में नोट डाउन कर रहे हैं। ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन टू एंकरेज द पेशेंट टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट such symptom so that they can be accurately interpreted in homeopathic language. Still, whenever possible, the best policy is to stick as closely as possible to the original phraseology of the patient। जैसा पेशेंट बोल रहा है उस तरीके से उसे नोट करने की कोशिश करना है। एक और बात है जो होम्योपैथी में बहुत ही लार्ज स्केल पे होती है, जिससे मैं पर्सनली समझ नहीं पाता हूँ, वो है इंटरप्रिटेशन। हम हमारा इंटरप्रिटेशन लगाते हैं। पेशेंट बोलता है कि मतलब ऐसे कुछ रूब्रिक से, जिसे हम सपोज मेटाफर्स बोल सकते हैं, ये एक बहुत ही अलग टॉपिक है, बट मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट टर्मिनोलॉजी और फ्रेजियोलॉजी की बात आई तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सर यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हमारे मन से उड़म धड़म कुछ भी नहीं लगाना है कि हाँ मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि पेशेंट ये बोलना चाह रहा था और मैंने लिख लिया और मैंने रुब्रिक ले लिया, खत्म, केस वहीं खत्म हो जाएगा, आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो हमें पेशेंट की एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी में लिखना है, हमारा दिमाग वहां पे उस तरीके से नहीं लगाना है कि मुझे ये लगता है। ओके, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम पुटिंग वर्ड्स इनटू पेशेंट्स माउथ। हमें पेशेंट के मुंह में वर्ड्स सिम्टम्स भी नहीं डालना है। क्वेश्चन शुड बी phrased in a non-directive manner so that the patient is not allowed to give the answer he or she thinks you are seeking। एग्जाम्पल दे रहे, the interviewer might ask, how do you translate changes of weather, how do you tolerate changes of weather? The patient, faced with such a question, has a variety of possible responses and is therefore encouraged to examine the question in the light of true personal experience. Or the question might be asked, do you have any particular strong cravings or aversions, rather than a directive question such as, do you crave sweets? ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पेशेंट के मुंह में शब्द नहीं डालना है। सपोज हम कोई रेमेडी के बारे में सोच रहे हैं तो हम ये गलती कर देते हैं
सपोज हमें हमें चाहिए कि लाइकोपोडियम है या कोई रेमेडी है, और हम चाहते हैं कि पेशेंट में अगर स्वीट डिजायर मिल जाएगा ना तो कंफर्म हो जाएगा। तो हम पेशेंट को बोलते हैं आपको स्वीट्स पसंद है। फिर पेशेंट को लगता है कि हाँ डॉक्टर ये ही मेरे से सुनना चाह रहा है, और नहीं भी पसंद होगा तो पेशेंट बोल देगा हाँ पसंद है। तो ये चीजें नहीं करना है, पेशेंट के मुंह में सिम्टम्स नहीं डालना है। पेशेंट को जनरल पूछना है आपको नेचुरली खाने में क्या पसंद है और क्या ना पसंद है। आप कौन से वेदर्स में कंफर्टेबल होते हैं, कौन से में नहीं। नहीं तो पूछ लिए आपको थंडरस्टॉर्म से प्रॉब्लम होता है, पेशेंट बोलेगा हाँ होता है। तो आपने पेशेंट के माउथ में वर्ड डाल दिए। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। इन जनरल क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करना है, जिससे पेशेंट को कोई क्लू ना मिले और पेशेंट अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है, एक्चुअल जो उसको प्रॉब्लम होती है वो बता पाए। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस सच एस yes or no questions on yes or no क्वेश्चंस ऑन क्वेश्चनेयर्स शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, जिसे हम लीडिंग क्वेश्चंस बोलते हैं, जिसका आंसर yes होता है या no होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमें नहीं पूछना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पेशेंट आंसर्स affirmatively to the question, do you crave sweets? The answer should not be recorded at all to determine whether this is truly a pathological expression of the patient's individuality. Further questions must be asked to determine its validity. How strong is this craving? अब ये बात आ गई इंटेंसिटी की, कि हम देखेंगे मीठा तो सबको पसंद है। बोल मतलब लोग बोलते हैं "हाँ, मैं मीठा खा लेता हूँ कितना, खाने के बाद में थोड़ा शक्कर चाहिए मुंह में"। इससे आप इंटेंस क्रेविंग थोड़ी लेंगे। एक पेशेंट और उसी की जगह दूसरा पेशेंट आके बोलता है मेरे को इतना मीठा ही पसंद है कि मैं आधा किलो खा जाऊं। तो आपको ये दोनों में डिफरेंस समझना है ना। दोनों में डिफरेंस हमें दिख रहा है, दोनों में स्वीट्स का क्रेविंग है, पर कौन सा ज्यादा इंटेंस है, हमें किसे पकड़ना है, क्या चीज पेक्यूलियर है, हमें वो चीज समझना है। ठीक है। तो वो हमें फिर से कंफर्म करना है कि हाउ स्ट्रांग इज दिस क्रेविंग, हाउ ऑफन डू यू एक्सपीरियंस इट, हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी फॉर यू टू गिव देम अप। आपके लिए कितना मुश्किल होगा वो क्रेविंग को छोड़ पाना। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टांसेस व्हेन यू मोस्ट नोटिस दिस क्रेविंग। हमने कल भी बात करी थी कि अगर कोई इंसिडेंट्स पे हमें डाउट होता है, हमें समझ में नहीं आता है, तो हमें पेशेंट से पूछना चाहिए कि आप मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए। कि सपोज पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, तो हम बोलेंगे उसे आप एग्जाम्पल दीजिए कि लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था कि आपसे सहन नहीं हुआ। तो हमें उससे और एक्चुअलिटी और डेप्थ पता चलती है। तो हमें उससे भी एग्जाम्पल पूछना है और उसकी इंटेंसिटी को नोट करना है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस शुड बी अवॉइडेड। एक और चीज, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। फॉर एग्जाम्पल, no useful information would come from a question of the following type. Would you be irritable if you were late for an appointment? Your car stalled while waiting for an unexpectedly long train at a train crossing, and the kids in the back seat were screaming and hitting each other. अब हम पूछ रहे हैं उससे कि अगर आपकी कार लेट हो गई, आप ट्रेन में ट्रैफिक में कहीं फंस गए, तो आप इरिटेबल होंगे क्या? और उस समय आपके बच्चे भी जो है वो बहुत इरिटेबल हो रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, तो आपको गुस्सा आएगा क्या? ये बहुत ही ऑब्वियस सिचुएशन है जहां पे हम हमारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कुछ भी बना के पूछे, इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, ना ही आपको ये कुछ हेल्प करेगा। ठीक है। सच अ क्वेश्चन वुड नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन ट्रूली एक्सप्रेसिव ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द पेशेंट। ये इससे आपको कोई भी क्लू नहीं मिलेगा, और ना ही आपको रेमेडी पे पहुंच पाएंगे, ना ही आपको कुछ हेल्प होगी। Sometimes the patient has no particular answer to give to the initial, purposely non-directive questions. Suppose the interviewer asks, do you have any fears or phobias? The patient responds, not that I can recall, because of the totality of the rest of the symptoms. Suppose the interviewer specifically wants to know if the patient has a fear of heights. It would be improper to it would be improper to ask directly, do you have a fear of heights? Because the patient may infer that the interviewer is seeking an affirmative answer. ये वही बात जो हमने पहले करी, कि आप अगर कोई रेमेडी कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस पेशेंट में ये सिम्टम भी होना चाहिए था, एग्जाम्पल इस पेशेंट में अगर फियर ऑफ हाइट मिल जाता तो मैं शायद ये रेमेडी कंफर्म कर लेता। और आप पेशेंट से पूछते हैं आपको फियर ऑफ हाइट है क्या, और पेशेंट बोल देता है हाँ, क्योंकि पेशेंट को लगता है शायद डॉक्टर मेरे से यही इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था, फिर हम गलत हो गए। इंस्टीड
The interviewer might give a variety of possibilities just to aid the patient's memory, such as, for example, do you have a fear of dark, of being alone, of heights, of thunderstorm, of dogs, और any other? तो हमने एक वैरायटी दे दी पेशेंट। आपको हाइट से डर लगता है, आपको थंडरस्टॉर्म, आपको अकेले रहने से, आपको बंद कमरे में, आपको कोई जानवरों से, बिजली कड़कने से, पानी से, आपने वैरायटी ऑफ चीजें दे दी। पेशेंट का दिमाग चलता है कि नहीं, डॉक्टर शायद इस सेंस में पूछ रहा है। और फिर पेशेंट बोलता है कुछ अलग ही है कि हाँ मुझे इस तरीके का फियर है। तो हमें वैरायटी देना है, हमें पेशेंट को एक ही चीज दे दी और वही पेशेंट हाँ बोल दे, वो हमारे कुछ काम का नहीं। ये हमने क्वेश्चन ही सबसे पहली बात तो गलत पूछा। ठीक है। सपोज द पेशेंट देन रिस्पॉन्ड्स, ओ यस, आई हैव ऑलवेज हैड अ स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ हाइट्स। अब इतनी वैरायटी में से अगर पेशेंट ने फियर ऑफ हाइट को पिकअप कर लिया, तो आप समझ सकते हो कि हाँ ये इंटेंस है, क्योंकि इसे दूसरे ऑप्शंस भी दिए गए थे, उसने वो नहीं उठाया, उसने फियर ऑफ हाइट उठाया। तो शायद वो पेशेंट की लाइफ में है। I have always had a strong fear of height. I just always avoid them. Such a response can be trusted because it was elicited among a variety of other possibilities presented with equal emphasis. अभी तक समझ में आ रहा है? यस नो? दो पेज खत्म हो गए हमारे। यस। ठीक है। Important symptoms should not be left at simple face value. They should be probed further to be certain that the true picture is presented. For example, a patient may be asked, do you tend to be unusually fastidious or sloppy? The patient replies, oh, I am quite sloppy. But if the question is further asked, how do others see you in this regard? The patient may well reply, very neat. The fastidious patient is never quite satisfied and therefore seems himself as sloppy. ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सिर्फ एक पेशेंट ने बोल दिया हाँ मैं फास्टिडियस हूँ या मैं स्लोपी हूँ, हमें उस पर नहीं मान देना है, हमें और गहराइयों में जाना है, उसे थोड़े एग्जाम्पल से पूछना है, समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पेशेंट बोलता है नहीं मैं तो स्लोपी हूँ, और फिर उससे पूछा गया कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, वो बोलता है दूसरे लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं फास्टिडियस हूँ। तो हमें इससे शायद ये भी समझ में आता है कि भाई ये फास्टिडियस पेशेंट है, क्योंकि ये खुद के एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड ही नहीं है, खुद के फास्टिडियस से और सेटिस्फाइड ही नहीं है, उसे और फास्टिडियसनेस चाहिए। तो मतलब ये एग्जाम्पल से हमें ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये मान लेना है, बट हमें हर पेशेंट की डेप्थ में जाना है और समझना है उसके पीछे का कारण क्या है, एक दो लोगों से, उसके रिलेटिव से कंफर्म करने की कोशिश करना है कि पेशेंट जो बोल रहा है वो सही बात है कि नहीं है। When a patient presents a particular symptom, it is advisable to write it down and then leave a space below it. जो हमने सबसे शुरुआती में बात करी थी कि हमें हर सिम्टम लिख देना है और सिम्टम के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। क्यों? क्योंकि उसमें जब आप और डिटेल में जाएंगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प कर सकती है बाद में। तो हमने शुरू में सब सपोज सिम्टम्स लिख लिए और थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दिए। फिर बाद में जब सब आप ब्लैंक हो गए, आप कुछ पूछ नहीं पा रहे हो और आपको लगता है कि ये वाला एरिया जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंटेंस है, तो इसके बारे में मुझे और पूछना चाहिए, तो आप फिर से घूम के वो सिम्टम पे जाओगे। आपने ऑलरेडी स्पेस छोड़ के रखा हुआ है, तो आप वहां पर नोट डाउन कर सकते हैं कि मैंने पेशेंट से क्या पूछा था और पेशेंट और क्या कहना चाहता है, तो वो सिम्टम कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है। When a patient presents a particular symptom, it is advisable to write it down and then leave a space below it. One must not interrupt the patient merely to fill in the clarification and modifications. Instead, a space is left and this information is filled in later after the patient has run out of things to say. जब पेशेंट के पास कुछ नहीं बचता है, उस समय पेशेंट से ये सब जो आपने ब्लैंक स्पेसेस छोड़िए उसे फिल करना है। केस के बीच बीच में सिर्फ वो उसे फील करना है, इसीलिए पेशेंट को इंटरप्ट नहीं करना है। शायद पेशेंट कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलने की कोशिश कर रहा था, हमने ये बॉक्स को फील करने के लिए पेशेंट को कुछ नया सवाल डाल दिया और पेशेंट अपना एक्चुअल प्रॉब्लम जो बताने वाला था, शायद जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता था, वो भूल जाएगा। ठीक है। तो जब पेशेंट ब्लैंक हो जाए कुछ नहीं बोलने के लिए, जब हमें ये कॉलम्स को भरना है। With certain patients, of course, particularly those who seem to enjoy rambling on about anything coming to mind, it may be necessary to interrupt from time to time in order to return to relevant topics. बट कुछ इस तरीके के पेशेंट होते हैं जो जंप करते हैं टॉपिक से। लैकेसिस वाली लोक्वेसिटी अगर हम देखेंगे, पेशेंट
पता नहीं कहाँ से कहाँ किधर किधर जा रहा है, और हमें एक्चुअल सिम्टम्स तो मिल ही नहीं रहे। तो उस समय हमें पेशेंट को इंटरप्ट करना चाहिए और पेशेंट को वापस से लाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि शायद जो वो चीज़ें बता रहा है वो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में कोई काम की ही नहीं है। तो हमें इस तरीके के अगर पेशेंट दिखते हैं तो इंटरप्ट करना है, एक क्वेश्चन पुट इन करना है, जिससे पेशेंट वापस से मेन टॉपिक पे आ सके। With certain patient, of course, particularly those who seem to enjoy rambling on about anything coming to mind, it may be necessary to interrupt from time to time in order to return to relevant topics. But even in such a situation, interruptions should be made only reluctantly, because there is always a chance that such rambling may bring out clues to an important symptom. तो जो हमारा इंटरप्शन रहेगा वो भी बहुत केयरफुली हमें करना है, क्योंकि शायद ये जो इसका जंपिंग है फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, ये शायद हमें एक क्लू दे सकता है। बट आपको अगर समझ में आता है कि पेशेंट कोई डायरेक्शन में नहीं है, वो हर मिनट अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें उसे रोकने की जरूरत है और हमें उसे वापस से पॉइंट पे लाने की जरूरत है। ठीक है। A very important technique which should be used in all homeopathic cases is that of underlining, जो मैं पहले बात कर रहा था कि आपको इंटेंसिटी कैसे मार्क करनी है। तो ये एक बहुत ही, शायद आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक न्यू चीज हो सकती है, जो लोग स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं। तो हमें ये समझना है, आप अभी से समझ लीजिए इसे, कि आपको हर सिम्टम के नीचे अंडरलाइनिंग बहुत देना जरूरी है। For any given homeopathic symptom, there are three factors which determine its emphasis, कि वो कितना इंटेंस है। उसका एम्फेसिस हमें कैसे समझ में आता है? तीन पॉइंट्स है, कि क्लैरिटी, इंटेंसिटी एंड स्पॉन्टेनिटी। ये तीनों चीजें आप अगर नोट्स बना रहे तो उसे लिख लीजिए, कि क्लैरिटी, इंटेंसिटी एंड स्पॉन्टेनिटी, a symptom of very great meaning to the patient, which is given with the great descriptive clarity, great intensity, causing interference in the life of the patient, and spontaneity, that is volunteered by the patient rather than elicited after questioning, carries the most weight in the case. तो अ, हम पूछते हैं कि इतना टोटलिटी हो गया, 20-25 सिम्टम आ गए, अब वेटेज किसको देना, किस चीज को इंपॉर्टेंट पकड़ना। तो ये चीज यहाँ पर दी गई है, कि अगर पेशेंट विलिंगली खुद हो के कुछ बोलता है कि सर सुनिए, ये बात मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मुझे हाइट पे जाने पे, थर्ड फ्लोर पे जाने पे भयंकर डर लगता है, मतलब मैं नीचे भी नहीं देख सकता हूँ, मेरे को गिडीनेस होता है। तो पेशेंट ने ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ बोला, स्पॉन्टेनिटी के साथ बोला, और पेशेंट ने अपनी विलिंगनेस के साथ बोला, आपने पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको ये बिल्कुल कंसिडर करना पड़ेगा। आप शायद बाद में इसकी और डिटेल्स में जा सकते हैं, बट अगर पेशेंट होके कुछ बोल रहा है विथ क्लैरिटी, विथ इंटेंसिटी, विथ स्पॉन्टेनिटी, तो हमें सबसे ज्यादा वेटेज उस सिम्टम को देना है। ठीक है। दिस थ्री फैक्टर्स आर कंबाइंड इन द प्रोसेस ऑफ अंडरलाइनिंग। सबसे पहली बात, कि किस सिम्टम पे कोई भी अंडरलाइनिंग नहीं देनी है। फर्स्ट, नो अंडरलाइनिंग। सिम्टम्स विच आर हेजी, मतलब थोड़े ब्लर्ड है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हेजी है, not given spontaneously, not perceived as very intense by the patient। पेशेंट बोलता है हाँ, हाँ मीठे का क्रेविंग है, ठीक है, कोई बात में दम ही नहीं है पेशेंट। क्योंकि आपको समझ में आता है कोई दूसरा सिम्टम आता है जब पेशेंट में इतनी एनर्जी आ जाती है और पेशेंट बहुत, मतलब उस पर वेटेज दे के बोलता है। फिर एक सिम्टम पे वो एकदम डल डल तरीके से बोल रहा है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहा है, वो हेजी है, तो वहां पर आपको फोकस नहीं करना है। फिर सेकेंड चीज, वन अंडरलाइन, कोई सिम्टम जिस पर आप वन अंडरलाइन कर सकते हैं कि वन प्लस इंटेंसिटी का है। वो क्या सिम्टम होता है? सिम्टम्स ऑफ ग्रेटर क्लैरिटी, कि वो क्लैरिटी से बोला जा रहा है, एंड ग्रेटर इंटेंसिटी, येट स्टिल एलिसिटेड ओनली अपॉन क्वेश्चनिंग। क्लैरिटी तो है, इंटेंसिटी भी है, बट जब हमने उसे पूछा उस समय पेशेंट ने मुझे रिप्लाई दिया, पेशेंट ने होके नहीं बोला, तो इसे हम वन अंडरलाइन करेंगे। टू अंडरलाइंस, कि ये उससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू अंडरलाइंस जैसे कि सिम्टम्स ऑफ ग्रेट क्लैरिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मॉडरेट है, बट पेशेंट ने अपनी वॉलंटियर किया और उसने खुद स्पॉन्टेनियसली बोला आपको। तो ये आपको टू अंडरलाइंस करना है। इसमें इंटेंसिटी भले ही कम हो सकती है, क्लैरिटी है, बट पेशेंट ने खुद होके आपको बोला है, तो इसका वेटेज जो है वो ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट थ्री अंडरलाइंस, जिसमें सिम्टम्स विथ हाईएस्ट क्लैरिटी, बहुत ही क्लियरली, जो मैंने आपको हाइट वाला एग्जांपल दिया, ग्रेट इंटेंसिटी,
कि सर ये तो है ही, कुछ भी हो जाए, एंड गिवन एंटायरली स्पॉन्टेनियसली बाय द पेशेंट, और आपके बिना पूछे आपको पेशेंट ने वो सिम्टम दिया है। तो ये चीज़ आप कंसिडर करेंगे, उस सिम्टम के नीचे 3 अंडरलाइंस करेंगे या 3+ लिखेंगे, और आप जब टोटलिटी बनाएंगे तो इस तरीके के सिम्टम जो पेक्यूलियर है, जो स्ट्रांग है, जो इंटेंस है, उन सिम्टम्स के बेसिस पे हमारी टोटलिटी होनी चाहिए, उसमें टोटलिटी में ये सिम्टम्स जरूर होने चाहिए। ठीक है। दिस अंडरलाइंस शुड बी यू। हाँ, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोल देता हूँ कि जैसे हम सिंथेसिस में रेपोर्टराइज करते हैं, तो मतलब ये नॉर्मल मोबाइल वाला एप्लीकेशन, तो ये होता है हमारा फ्लैट रेपोर्टराइजेशन। इसमें हम किसी की इंटेंसिटी पुट इन नहीं कर सकते। तो जैसे रडार जैसा सॉफ्टवेयर है, या कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सिम्टम को अंडरलाइनिंग दे सकते हैं, ये जो लाइन अंडरलाइनिंग वाली बात है, वो उन तरीके के सॉफ्टवेयर्स में है। तो आप जब कोई सिम्टम इंटेंस मिलता है तो उसमें जाके अंडरलाइनिंग 3 2 कर सकते हैं। तो उस उसे वो ज्यादा वेटेज देता है रेपोर्टराइजेशन शीट में। ठीक है। दिस अंडरलाइंस शुड बी यूज विथ प्रिसीजन। बहुत सोच समझ के अंडरलाइनिंग करना है, किसी भी 1 2 3 नहीं दे देना है, मेरा मन करा ये 3 है तो 3। ये पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। एंड दे शुड अप्लाई इक्वली वेल टू फॉलो अप विजिट्स एज टू इनिशियल इंटरव्यूज। और ये फॉलो अप में हमें ध्यान देना है। सपोज पेशेंट ने पहली बार आके बोला था कि मुझे फियर ऑफ हाइट बहुत स्ट्रांग है, उसने स्पॉन्टेनियसली बोला था, बहुत इंटेंसिटी के साथ बोला, आपने 3 अंडरलाइन कर ली। नेक्स्ट टाइम फॉलो अप में आया, पेशेंट बोलता है हाँ फियर ऑफ हाइट है तो सही, मैंने चेक भी किया है, बट हाँ थोड़ा है, तो उसका इंटेंसिटी कम हो गया। जब आप फॉलो अप में ये सब चीज़ मेंशन कर रहे हो, तो अगर आपको फील होता है और पेशेंट की बात से ये कंफर्म भी होता है, तो आप उसे 3 अंडरलाइनिंग से 2 अंडरलाइनिंग कर सकते हो, या 1 अंडरलाइनिंग कर सकते हो। आपको समझेगा कि ये सिम्टम पेशेंट के लाइफ में से डिसअपियर हो रहा है, तो आपको ये फॉलो अप में और नेक्स्ट मेडिसिन चूज करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है। This underline should be used with precision and should apply equally well to follow-up visits as to initial interviews. By this means changes in the emphasis of a symptom in the overall picture can be evaluated along with its mere presence or absence. This can provide extremely important clues for the progress or prognosis of a given case over time. इससे हमें प्रोग्नोसिस समझेगा कि पेशेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, पेशेंट बेटर हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे आपने अगर देखा कि एक केस है जिसमें फिजिकल सिम्टम्स जो थे, फिजिकल सिम्टम्स की अंडरलाइनिंग जो है वो कम होती गई। वो 3+ थे, वो 2+2+ हो गए, 2+1+2+1+ हो गए। बट अगर आप उसका मेंटल एरिया देखेंगे, मेंटल पिक्चर जो है, उसका ग्रीफ था, उसका सैडनेस जो था, वो 1 अंडरलाइनिंग में था, वो 2 या 3 हो गया। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पेशेंट मेरा बेटर हो रहा है, वो फिजिकली बेटर हो रहा है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, मेंटल इमोशनल एरिया, वो वहां पे वर्स हो रहा है। तो शायद आपका रेमेडी गलत है, आप केस में कहीं तो गलत जा रहे हैं, आपको वापस से केस को एनालाइज करने की जरूरत है। तो अंडरलाइनिंग जो है वो डिक्रीज हो रही है, वो किस एरिया की हो रही है वो भी हमें समझना है, फिजिकल की है, जनरल्स की है, या मेंटल मेंटल पिक्चर की। ठीक है। फाइनली द रिकॉर्ड शुड इंक्लूड प्योरली ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सच एज नेम, एड्रेस, एज, बर्थ डेट, हाइट, weight, and date of interview. A brief physical description of the patient, including the body habitus, general demeanor, and gestures or postures, may be helpful in developing an image of the patient as an individual. Any laboratory or radiological data as well as findings upon the physical examination should be included. ये सभी चीजें हमें नोट डाउन करना है बहुत ही सही तरीके से, कि नेम एज वगैरह तो ठीक है, साथ ही में वो साथ आपके सामने बैठा है तो आपने क्या नोटिस किया कि वो किस तरीके से बैठा है, वो क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है आपके सामने, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वो लीन थीन है, ओबीज है, रोबस्ट है, एकदम मस्कुलर स्ट्रक्चर है, थीन है, टॉल है, शॉर्ट है, ये सब चीज़ें हमें मेंशन करना है। साथ ही में कोई लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह उसने करवाई है तो उसकी जो क्या बोलते हैं वैल्यूज है, वो भी हमें पुट इन करना है। शायद फिर वो नेक्स्ट फॉलोअप में जब आपके पास आएगा और वो वैल्यूज चेंज होगी तो आपके पास में एक रिकॉर्ड रहेगा, और फिजिकल एग्जामिनेशन जो आपने परफॉर्म किया है उसमें आपकी क्या फाइंडिंग्स रही है। एट द कंक्लूजन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ ईच विजिट At the conclusion of record of each visit, the recommendation made to the patient should be recorded. If dietary changes or other therapeutic alterations are recommended, they should be noted. And the remedy prescription with potency and number of doses should be recorded. और लास्ट में हमने अगर पेशेंट को कोई एडवाइस दी है डाइटरी या लाइफस्टाइल चेंजेस की, कोई एडवाइस दी है, तो हमें वो नोट डाउन करके रखना है। साथ ही में हमारा जो मेडिसिन है, मेडिसिन साथ ही में पोटेंसी,
उसके कितने नंबर ऑफ डोजेस दिए गए हैं वो भी हमें नोट डाउन करना है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट केस रिकॉर्ड हो गया फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड। ओके। अब आपके कुछ डाउट्स वगैरह है तो बता दीजिए, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। 1 मिनट में रुकता हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि सब लोग, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग बहुत ही बढ़िया है। 3 दिन में किसी को भी एक भी डाउट नहीं आया। सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। बढ़िया है। अच्छा है। चलिए, हम अब नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट, डिफिकल्ट केसेस। आज थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये सारी मिस्टेक अभी तक तो हमेशा होती आई है, बट हम हमेशा आगे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल आगे ध्यान रखना है हमें। इसीलिए तो हमने ये टॉपिक लिया है कि हम हमारे केस टेकिंग को इम्प्रूव करें, और वही हमारा हाफ की और वहीं हो जाता है। तो हमें बिल्कुल समझने की ज़रूरत है, इसे इम्प्रूव करना है हर दिन। और इसके जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे, जिस दिन भी नहीं समझ में आता है, तो शायद हमारा यहाँ पे टॉपिक तो कंप्लीट हो जाएगा, बट नेक्स्ट टाइम आप खुद होके भी घर पे कभी पढ़ सकते हैं, इसका रेफरेंस ले सकते हैं, आपको बिल्कुल हेल्प करेगा ये। अब हम बात करते हैं डिफिकल्ट केसेस की। ठीक है। ऑल केसेस। डिफिकल्ट केसेस, all cases are taken in an individual manner. There are no set routine which should be followed, even though there are basic pieces of information which must be acquired in order to make a proper prescription. Every patient must be approached in an individualized way, and each presents particular challenges for the homeopathic interview. हर पेशेंट को हमें एक इंडिविजुअलाइज तरीके से अप्रोच करना है। किसी का कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। ठीक है। पेशेंट के हिसाब से हमें अप्रोच करना है। देर आर, however, types of patients who pose particularly difficult problems. This, for various reasons, prevent the acquiring of a clear totality of symptom. कुछ पेशेंट होते हैं जो जिनकी हमें टोटालिटी मिल ही नहीं पाती। Each must be dealt with within a particular way, and symptoms coming from such individuals must be viewed with great caution until carefully confirmed. और इन्हीं तरीके के पेशेंट्स में से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आती है, उसे बहुत ही कॉशन के साथ में हमें नोट डाउन करना है। क्योंकि पहले ही ये पेशेंट बहुत कम बोल रहा है, और कम बोलने के बाद जो चीज़ें बोल रहा है वो कंफर्म है कि नहीं, तो हमें वो उसकी रिलायबिलिटी, उसे हमें कंफर्म करने की ज़रूरत है। और 2-3 बार अलग अलग तरीके से जब हम उसे पूछेंगे और हमें कंफर्म हो गया, उस टाइम हम नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला ग्रुप, डिफिकल्ट केसेस में सबसे पहला ग्रुप, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ सच पेशेंट्स। ये कौन है? ये पेशेंट्स वो है जो टिमिड होता है, जो सेंसिटिव होता है, जो रिजर्व्ड होता है, जो खुद को विड्रॉ कर लेते हैं। ये पेशेंट से केस हिस्ट्री निकलवाना डिफिकल्ट है। They withhold many of their symptoms or describe symptoms with much less intensity than is true in reality. जो एक्चुअल सिम्टम है सबसे पहले तो वो छुपा लेते हैं, बताते नहीं है, और अगर बताए तो भी एकदम माइल्ड तरीके से, जिससे हमें उसकी कोई इंटेंसिटी नहीं पता चलती, एक्चुअल इंटेंसिटी क्या है। दिस पीपल यूजुअली feel the interviewer is not interested in their little discomforts एंड विल बिकम बोर्ड और फटिक बाय देम। वो पेशेंट को लगता है कि मेरा इंटरव्यूअर, मेरा जो होम्योपैथ है, वो मेरे टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं है, और मैं सब जब उसे बताऊंगी या बताऊंगा तो वो डिस्कम्फर्ट में चला जाएगा और वो बोर हो जाएगा, तो मैं बताना ही नहीं मैंने। ठीक है। दे मे कंसिडर इट शेमफुल टू एक्सप्रेस सम ऑफ देयर मेंटल, इमोशनल और सेक्सुअल सिम्टम। किसी को शर्म आ सकती है, वो टिमिड है, वो शाय है,
उसे कंफर्टेबल नहीं होगा शायद आपको सब कुछ बता पाना। So by withholding or downplaying their symptoms, such people mislead the homeopath into recording an incorrect picture। और इसी तरीके के जब हमारे पास सिम्टम्स आते हैं तो हम मिसलीड हो जाते हैं, हम शायद गलत रेमेडी पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें उसकी ओरिजिनल पिक्चर जो है वो समझ में ही नहीं है। एंड देयर फोर इनटू प्रेस्क्राइबिंग एन इनकरेक्ट रेमेडी। विद दिस पीपल एन एंटायरली स्पेशल अप्रोच इज नीडेड। इन तरीके के लोगों के लिए एक स्पेशल अप्रोच चाहिए। ईच मस्ट बी हैंडल्ड विथ ग्रेट ingenuity। Primarily, reassurance must be communicated, and the patient must be shown that the interviewer is really interested in every detail, no matter how insignificant or shameful। जो आपने क्वेश्चन पूछा था पहले कि हम मेंटल सिम्टम्स कैसे निकालेंगे, ये शायद उसका आंसर, ये भी उसका आंसर है कि हमें पेशेंट को ये रीएश्योर करवाना है कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपकी कोई भी चीज़ों का कोई जजमेंट नहीं बन रहा है। दूसरी चीज़, आपकी चीज़ें सीक्रेट रखी जा रही है। और तीसरी चीज़, हम आपकी प्रॉब्लम को जानने में बहुत इंटरेस्टेड है और हम आपको ठीक करना चाहते हैं, ये पेशेंट को फील होना चाहिए। उसके बाद चांसेस है कि शायद पेशेंट ओपन अप हो। कोई भी चीज़ें हम जज नहीं करेंगे। After gentle and accepting questioning and probing, the patient gradually begins to feel comfortable and becomes willing to expose the needed symptom। उसके बाद पेशेंट ओपन होता है, आपको बताता है। इन क्लोज्ड पेशेंट्स, जो क्लोज्ड है, जो चीजें शेयर नहीं करते हैं, who provide very few symptoms, objective observation take on added importance। तो जो पेशेंट कुछ भी नहीं बताता है, उनका ऑब्जेक्टिव सिम्टम जो है, जो हमें आंखों से दिख रहा है, उन चीजों पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। सपोज ठंडा वेदर है और ये पेशेंट क्लोज्ड है, ये आपको कुछ भी नहीं बता रहा है, और ये पेशेंट में आपको दिखता है कि पेशेंट इतने ठंडे में, जब हमें गर्मी ठंड लग रही है उस टाइम में से पसीना आ रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो जो ऑब्जेक्टिव सिम्टम जो आप देख सकते हैं आंखों से, उसे इग्नोर मत करिए। इन तरीके के पेशेंट्स में उसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पेशेंट जो अंदर से बोल रहा है, उसके सब्जेक्टिव सिम्टम शेयर कर रहा है, उस वो तो आपके लिए डाउटफुल है, वो तो शायद कंफर्म नहीं है ना। द इंटरव्यूअर मस्ट नोट डाउन एवरी जेस्चर। पेशेंट किस तरीके से बैठा है, उसका एक्शन कैसा है, नर्वस एक्शन कैसा है, उसकी रेस्टलेसनेस ऑफ फिंगर्स है क्या, रेस्टलेसनेस ऑफ बॉडी है क्या, उसके फीट्स रेस्टलेस है क्या, वो इरिटेबल है क्या बात करते वक्त, उसकी लोक्वासिटी दिख रही है क्या, वो जब आंसर कर रहा है तो उसे कितना टाइम लग रहा है आंसर करने में, बहुत ही क्विकली बोल रहा है कि बहुत स्लोली बोल रहा है, वो अपने जो वर्ड्स है वो शेयर करने में, मतलब उसके वर्ड्स ढूंढने में उसे डिफिकल्टी हो रही है, वो इजीली बोल पा रहा है। ठीक है। फेस पे ब्लशिंग जो है वो इजीली हो जा रही है क्या, फेशियल एक्सप्रेशन किस तरीके के है, स्वेलिंग्स अराउंड द आईज है क्या, कोई स्वेलिंग है क्या, स्किन का कलर किस तरीके का है, हेयर फॉल हो रहा है क्या, बाइटिंग द नेल्स, आपके सामने बाइट कर रहा है क्या नेल्स, वो टिमिडिटी, उसका टिमिडिटी आपको दिख रहा है क्या, पर्सपिरेशन ऑफ पाम्स और बॉडी बॉडी ओडर है क्या, कोई आपको स्मेल आ रहा है पेशेंट के अंदर से। तो ये सब ऑब्जेक्टिव सिम्टम इस तरीके के पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब ये हो गई हमारी पहले ग्रुप की बात, जो टीमिड थे, सेंसिटिव थे, रिजर्व थे और विड्रॉन थे। सेकेंड ग्रुप ऑफ डिफिकल्ट केसेस आर हाइपोकॉन्ड्रियक्स। हाइपोकॉन्ड्रियक जो लोग होते हैं, वो सेकेंड ग्रुप ऑफ डिफिकल्ट केसेस में आते हैं। This group includes not only those who are excessively anxious about their health, but also those who compulsively observe their every detail related to the health until all perspective is lost. These people tend to relate a tremendous volume of minute symptoms which cannot possibly be valued highly by the homeopath because of this patient's tendency to exaggerate। है ना। ये भी हमें देखने के लिए मिलता है। कुछ पेशेंट्स को आदत होती है कि उनके छोटे छोटे सिम्टम्स को वो बहुत ही बड़ा बना के बताएंगे। तो उसमें एक दो सिम्टम्स में हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये इतना कोई वैल्यूएबल बात नहीं है, ये पेशेंट एग्जैजरेट कर रहा है, ये हाइपोकॉन्ड्रियाक है। तो इसमें हमारे साथ दिक्कत क्या हो जाती है, जब पेशेंट एक्चुअल में, जो सच में बहुत इंटेंस सिम्टम है, वो जब बोलता है तो हमें भरोसा ही नहीं बैठता है। हमें लगता है कि ये हर चीज को एग्जैजरेट करके बता रहा है। तो इसीलिए ये केसेस डिफिकल्ट हो जाते हैं कि उसका शुरुआती, वो एक तो सबसे पहली बात तो अपनी हेल्थ के लिए रिलेटेड बहुत एंग्जाइटी शो करेगा। दूसरी बात, वो हर बारीक से बारीक चीजें बताएगा जो शायद हमारे लिए इररिलेवेंट हो भी सकती है, यूजफुल भी हो सकती है। बट शुरुआती में वो इतनी बातें बता देगा कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम जब वो बताने की कोशिश करेगा, उस समय हमें भरोसा ही नहीं बैठेगा। In such an instance, the hypochondriacal nature itself is noted। तो हमारे पास रूब्रिक्स है, हमारे पास रेमेडी है हाइपोकॉन्ड्रियासिस की, हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट्स की। तो ये एक इन जनरल टर्म,
उसके लिए हम ले भी सकते हैं। ये भी एक हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड परहैप्स द एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ दैट मे बी प्रेजेंट। और उसी के साथ अगर दिख रहा है कि पेशेंट बहुत ही एंग्शियस है अपनी हेल्थ के बारे में, एकदम छोटी से छोटी बातें जिसको शायद बच्चा भी ना बताए उसको इतना इंपॉर्टेंस देके बता रहा है, तो उसे शायद एंग्जाइटी फॉर हेल्थ है। तो हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए। एनी अदर सिम्टम्स शुड बी अंडरलाइंड ओनली विथ ग्रेट कॉशन। और इसमें बाकी हर सिम्टम जो है वो बहुत कॉशन के साथ अंडरलाइन करना है। एंड परहैप्स ओनली आफ्टर कंफर्मेशन बाय ऑब्जेक्टिव को वर्कर्स और रिलेटिव्स। और इन पेशेंट्स में हमें इनके जो रिलेटिव्स या फ्रेंड्स इनके साथ जो आए हुए हैं, अगर नहीं भी आए तो हमें उनसे कॉल करके पूछना है कि ये जो पेशेंट बोल रहा है ये सच में सही बात है या नहीं, या उन लोगों का ऑब्जर्वेशन इस पेशेंट के लिए कुछ और है। तो हमें रिकन्फर्म करना है। ठीक है, और अगर रिकन्फर्म हो जाता है तो शायद आप वो सिम्टम ले सकते हैं। Often, these patients are very intent upon impressing the homeopath with how very sick they believe themselves to be. No particular approach on the part of the interviewer can counteract such behavior, but it is best to present a demeanor of objective understanding without excessive display of sympathy or alarm. तो इन तरीके के पेशेंट्स को सिंपैथी अलार्म बहुत उसमें घुस जाना ऐसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तरीके के पेशेंट ऑलरेडी अपने होम्योपैथ को खुश करने में लगे होते हैं। उन्हें अपनी हर छोटी से छोटी बात बताने में इंटरेस्टेड होने लगते हैं। और आप अगर और इंटर हो जाएंगे, और ज्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे, तो शायद आपका केस एकदम मैस हो जाएगा और हैजी हो जाएगा। क्योंकि वो पेशेंट जो है वो आपको एक्चुअल चीजें तो बता ही नहीं रहा है, एक्चुअल इंटेंसिटी जो है वो तो बता ही नहीं रहा है ना। तो हमें ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के साथ ये केस लेना है। Meanwhile, the patient should be encouraged to take an overall view of his condition, to summarize and highlight symptoms, and to communicate only those which are most persistent. और आखिरी में इस तरीके के पेशेंट को बोल देना है कि मैं आपके आपकी पिक्चर में से सबसे इंटेंस चीजें लेना चाहता हूँ, जो मैं आपको जो दवाई दूंगा उसमें हेल्प कर सकता है। तो प्लीज आप मुझे बाकी की बातें ना बोलते हुए आपकी लाइफ में आपको जो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही है वो बातें मुझे बताइए। तो जब आप इस तरीके से बोलेंगे तो शायद पेशेंट को समझ में आ जाए, वो ऑलरेडी एंग्शियस है हेल्थ के लिए, तो शायद वो आपको एकदम प्रिसाइज पॉइंट्स देगा। ठीक है। अब थर्ड ग्रुप की बात करते हैं। पहला ग्रुप हो गया टीमेट, दूसरा हो गया हाइपोकॉन्ड्रियक पीपल। तीसरी बात, अ थर्ड ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम पेशेंट्स आर इंटेलेक्चुअल्स। आजकल के लोग जो सबसे ज्यादा दिमागदारी है, जो सब कुछ पढ़ लिख के आते हैं, उनका दिमाग डॉक्टर से ज्यादा चलता है। ये हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है ट्रीट कर पाना। क्यों? अब हम ये पढ़ेंगे। Those highly educated people relying upon their minds for success in life, one might think that intellectuals would make the best homeopathic patients because of their observation should be more astute than other people. हमें लग सकता है भाई ये इंटेलिजेंट है, इसका दिमाग तो दूसरे लोगों से ज्यादा चलेगा, तो शायद ये एकदम एग्जैक्ट सिम्टम हमें बताएगा। बट ऐसा नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द अपोजिट इज ट्रू। Intellectual tend to relate to reality according to what is explainable to their mind. If something is peculiar or unexplainable, they tend to block it out of awareness altogether. उन्हें अगर लगता है कि ये चीज मेरे हिसाब से पेक्यूलियर नहीं है, क्योंकि भाई मैं तो इंटेलिजेंट हूं ना, वो खुद को इंटेलिजेंट समझता है, तो वो आपको वो चीज बताएगा ही नहीं। क्योंकि उसने उसके दिमाग में ऑलरेडी बिठा लिया है कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उसको रूल आउट कर देगा। मतलब जो सीधे साधे लोग होते हैं ना, सबसे बेसिक लोग जो होते हैं, जो अपना दिमाग लगाते ही नहीं है, वो आपके सबसे बेहतर पेशेंट्स बन सकते हैं और आप उन लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हो। बट इस तरीके के इंटेलेक्चुअल पेशेंट में एक्चुअल चीजें निकल पाना बहुत ही डिफिकल्टी वाली बात है। क्योंकि ये अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, ये डॉक्टर से ज्यादा होशियार खुद को समझते हैं। Thus, intellectuals tend to see commonality in things rather than individuality. उनको इंडिविजुअलिटी से मतलब नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है। आजकल मतलब मैं इतना ज्यादा काम करता हूँ तो मेरा एंग्शियस होना तो कॉमन है। मैं दिन में सीडेंटरी वर्क है तो मेरा कॉन्स्टिपेशन होना तो कॉमन है। तो वो हर चीज को कॉमनली कंसिडर करते हैं, वो इंडिविजुअलिटी पे फोकस ही नहीं करते हैं। एंड आर अनलाइकली टू बी एबल टू रिपोर्ट देयर ओन यूनिक सिम्टम। और वो आपको यूनिक सिम्टम्स बताएंगे ही नहीं। They evaluate or interpret their symptoms in terms of what they have read, what theories are current, what conjectures fit their philosophy of life. In this way, they explain away the very symptoms of most value to the homeopath. A simple, uneducated man expresses his symptom with much more clarity and exactness than an intellectual। जो मैंने बात कही कि सीधे साधे लोग जो है वो अपनी प्रॉब्लम को बहुत ही सही तरीके से बताते हैं। आजकल शहरों में टीयर 1 टीयर 2 सिटी भी कंसिडर कर लो, ये इंटेलेक्चुअल पीपल को ट्रीट कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट, इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट।
आप गांव दराज के लोगों को, अगर कोई कैंप में जाता है, कहीं आप विजिट करते हो, तो आप उन्हें देखेंगे, आपको वो टोटेलिटी बहुत ही इजीली मिल जाएगी। आपको लगेगा अरे यही पेशेंट, और वो पेशेंट बिना मैनिपुलेशन के सब कुछ बता देता है। तो ये डिफिकल्टी होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इंटेलेक्चुअल एडमिट्स दैट ही हैज सम एंग्जाइटी, he immediately hastens to explain that this is natural because of the hectic environment he is forced to live in. पेशेंट को एंग्जाइटी है, इंटेलेक्चुअल है, वो बोलेगा अरे मेरा जो काम है वो ही इतना हेक्टिक है, तो एंग्जाइटी होना तो ऑब्वियस सी बात है। बट उसे नहीं समझता है ना कि हमारे लिए ये सब सिम्टम्स कितने ज्यादा नेसेसरी है। तो वो आप हर चीज को इतना लाइटली अगर बताएगा, तो हम इंटेंसिटी कैसे दे पाएंगे, हमें समझ में कैसे आएगा कि कौन से सिम्टम्स को उठाना है ना। Or if he has a fear, he explains it as being due to traumatic experience in childhood and asserts, I am almost certain that fear has been 80% overcome by now. Because of such conjecturing and reasoning, it becomes impossible for the homeopath to be sure whether the fear is a significant symptom or not. तो यही तरीके के एग्जाम्पल्स है जिसमें पेशेंट अपनी सही ओरिजिनल बात नहीं बता रहा है, वो अपना दिमाग लगा रहा है, और हमें फिर इंटेंसिटी समझ में नहीं आती, और हमें समझ में नहीं आता है कि इसके कौन से सिम्टम्स को मैं लूँ और कौन से सिम्टम्स को नहीं लूँ। ठीक है। द होम्योपैथ देन आस्क, हाउ डू यू स्लीप? द इंटेलेक्चुअल रिप्लाई, ओ आई डू हैव क्वाइट अ बिट ऑफ स्लीपलेसनेस, बट दैट इज certainly ड्यू टू द irregular नाइट लाइफ आई must lead. फिर से यही बहाने अपना इंटेलेक्चुअल माइंड लगाना, जिससे हमें कोई भी क्लू नहीं मिलता है टुवर्ड्स अ रेमेडी। In the end, after a long and involved interview, that is casting, the homeopath has a mass of symptoms. बहुत symptoms इकट्ठा हुआ है, all of which are qualified by the phrase yes but ये। मतलब हर किसी का फ्रेज ये है, हर किसी का एक्सप्लेनेशन ये है। हाँ मुझे ये है, बट इसका कारण ये है, मुझे ये है बट इसका कारण ये है। आपको पूरी टोटलिटी मिल ही नहीं पाएगी। आपके पास सिम्टम्स तो इतने गैदर हो गए, बट आपको समझ में ही नहीं आएगा कौन से सिम्टम्स मैं प्रिस्क्राइब करूँ। ठीक है। Yes, but that in such cases there may be no symptoms whatsoever upon which to prescribe with an reliability. There are these are very difficult cases to evaluate, और ये cases को treat कर पाना is very difficult. Evaluate कर पाना is very difficult. The homeopath must be skeptical of the explanation offered by the intellectual patient and must always keep in mind whether the severity of the symptom is in reality proportional to the explanation offered. For example, many people have traumatic childhood experiences or lead demanding lives with irregular sleeping hours. But how many develop a lifelong fear or chronic insomnia? It is important to keep in mind the difference between the exciting cause, which intellectuals tend to focus upon, and susceptibility to that cause. तो यही बात है, मतलब पूरा अगर आप ओवरऑल समझेंगे, तो जो मैंने आपको कहा कि हमें एक्चुअलिटी समझना है। हमें ये देखना है कि कितने लोगों को बचपन में इस तरीके का ट्रॉमा हुआ जो आज तक उस तरीके की प्रॉब्लम से गुजरेंगे। नहीं ना। बट इंटेलेक्चुअल जो है वो आपको रीजन देगा, मेरा बचपन इस तरीके का था, शायद इसीलिए मैं आज ऐसा हूँ। ऐसा हर किसी के साथ थोड़ी होता है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। तो हमें ये चीज़ें हमारे दिमाग लगा के, खुद से क्वेश्चन करके भी रिजॉल्व करना है, और बहुत ही क्या बोलते हैं, समझदारी से सिम्टम्स को गैदर करना है। Highly educated patients create another distortion as well. They have read many theories on diet, vitamins, cleaning regimen, etc. And they have adopted some of these ideas themselves without any consideration for the uniqueness of their own organism. For example, a well educated professor suffering from a hay fever, duodenal ulcer, constipation, and other problems may have become convinced by a nutrition book that the salt is bad for the human race. अब ये इंटेलेक्चुअल है, इसने आज तक की जितनी भी थियरीज है ना, वो सब पढ़ के आया रहेगा आपके पास में, बहुत सी चीज़ें ट्राई करके आया रहेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। उसने कहीं पे सुन लिया कि न्यूट्रिशनिस्ट ने बोल दिया कि हाँ आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपके लिए सॉल्ट जो है वो बीमारी है, आप ये मत खाओ, उसने वो खाना छोड़ दिया। ठीक है। डिओडिनल कॉन्स्टिपेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स, तो उसने वो खाना छोड़ दिया। ही देयरफॉर अवॉइड सॉल्ट इवन दो इट हैज बीन अ क्रॉनिकली हैबिचुअल एंड क्रेव्ड फूड इन दिस केस। अब इसमें डिफिकल्टी क्या होती है कि मैंने कल भी कहा कि हमारा बॉडी जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है? टू मेंटेन द इंटरनल इक्विलिब्रियम। हमारे डिजायर एवर्जन जो है वो भी हमारा बॉडी का नीड है, इसीलिए वो चीजें मांगता है ना। बट सपोज इस इंसान में नेचुरली सॉल्ट का क्रेविंग बहुत ज्यादा था, और शायद वो क्रेविंग के बेसिस पे हमें एक रेमेडी की तरफ डायरेक्शन मिल सकता था। बट ये तो ठहरा बहुत होशियार इंटेलेक्चुअल, तो इसने किसी और का सुन के सॉल्ट बंद कर दिया।
अब आपको एक्चुअल अगर क्रेविंग कुछ होगी तो आपको समझ में कैसी आएगी? तो इसी तरीके के बहुत से सिम्टम्स इसने कुछ अलग अलग तरीके से सप्रेस कर दिए या रोक दिए, जो शायद एक्चुअल में बहुत ही इंटेंस थे, है ना? So his chemistry may have required a higher amount of salt than that of the other people, but for intellectual reasons, he has altered that balance in his own body. Not only does he remove from observation a symptom which might be important to the homeopath, but the resulting chemical imbalance might result in depression or irritability or easy fatigue, etc. For this new state, then the intellectual studies other nutrition book and decide to take mega doses of vitamin B to correct the what he surmises to be a vitamin deficiency. This in turn produces other symptoms and the process continues. अब इसके शरीर को शायद सॉल्ट ज्यादा लग सकता था, बट इसने बंद कर दिया। इसके कारण ये फटीग, डिप्रेशन, वो वाली स्टेट में पहुंच गया। अब ये इंटेलेक्चुअल है, इसने फिर और स्टडी करी, इसने और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, इसने देखा कि अब मेरी ये जो स्टेट है ना, ये स्टेट में मुझे विटामिन डिफिशियंसी हो सकती है, अब मैं विटामिन लेता हूँ। वो लेना शुरू करा, कुछ हुआ नहीं, इसकी और दूसरी सिचुएशन लैंड अप हो गई। फिर वहां पे जाके इसने और कुछ करा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहती है। तो इससे डिफिकल्टी ये आती है कि नेचुरली ये पर्सन कैसा था, इसका एक्चुअल पर्सनालिटी कैसा था, एक्चुअल इंडिविजुअलिटी कैसा था, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और ये जब हमारे सामने आके बैठेगा तो ये पूरी अल्टर्ड पिक्चर है। और अगर हमने ये अल्टर्ड पिक्चर पे प्रिस्क्राइब करा तो इट विल बी डिफिकल्ट टू क्योर। पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि आपको पेशेंट का सिम्टोमेटोलॉजी देख के प्रिस्क्राइब करना है। और इसने इसका जो बॉडी का नेचुरल नीड्स थे, बॉडी जो सिम्टम्स थ्रो करने की कोशिश कर रही थी, वो सब सिम्टम को तो किसी तरीके से सप्रेस कर दिए, दबा दिए, हटा दिए। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। So by the time the intellectual comes to the homeopath, he has used his mind to interfere so profoundly with his organism own natural expression that it becomes virtually impossible to discover what the defense mechanism was trying to do in the first place. हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमारा जो वाइटल फोर्स है वो इस इंसान के साथ करने की कोशिश क्या कर रहा था, वो क्या सिम्टम्स थ्रो कर रहा था। The intellectual, of course, can explain the reason for each and every alteration that has been made, but it is impossible to discern which symptoms resulted from previous alterations and which are the true expressions of pathology। हमें समझेगा ही नहीं कि इसके अल्टरेशन की वजह से ये सिम्टम आया है या एक्चुअल पैथोलॉजी इसकी ऐसी है। In such a situation, the only thing to do is to recommend that the patient discontinue all the vitamins, follow a diet based solely on whatever is craved or desired, and return in several months for the homeopathic interview। Very important। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जो सर ने कहा है सबसे पहले वो बताता हूँ। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है उस समय हमें पेशेंट को ये बोलना, जरूरी नहीं है कि पेशेंट जब हमारे पास फर्स्ट विजिट में आता है उसी टाइम हम उसे देखें, पहले ही दिन हम उसे मेडिसिन दें। ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि हम पेशेंट को ठीक करें, भले ही कुछ दिनों बाद ठीक करें, कुछ दिनों बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। क्योंकि आपको पिक्चर जो है वो एक्चुअली कुछ दिनों बाद भी मिल सकती है। जब आप उसे बोलेंगे कि भाई तू तेरे सब वाइटामिन मिनरल्स ये जो भी खा रहा है ये तू सब रोक दे, और नेचुरली तेरी बॉडी जो क्रेव करती है, तेरी बॉडी जो चाहती है, उस तरीके से अडाप्ट कर, 15-20 दिन रुक, नेचुरल साइकिल में आ जा, और फिर उसके बाद आना एक्चुअल पिक्चर लेके। तो शायद मैं तुम्हारी टोटलिटी अच्छी तरीके से समझ पाऊंगा और मैं प्रिस्क्राइब कर पाऊंगा। यही चीज होती है एलोपैथी मेडिकेशन के साथ। जब पेशेंट साल, 2 साल, 3 साल से बहुत एलोपैथी मेडिसिन खा के आया है, पूरा अपना कंडीशन को सप्रेस करके आया है, उस समय हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसकी एक्चुअल टोटलिटी क्या है। क्योंकि वो बोलता है कि जब दवाइयाँ नहीं लेता था, जब मेरी पिक्चर ऐसी थी, जब से दवाइयाँ ले रहा हूँ मैं ऐसा हो गया। तो ये दवाइयों के कारण है, ये उसकी एक्चुअल पैथोलॉजी है। और अगर आपको लगता है कि ये मेडिसिन जो है इसे ये फालतू की चल रही है, इसका इसकी लाइफ पे कोई क्या बोलते हैं, उतना ज्यादा असर नहीं आ रहा है, ना ही ये उसकी प्रॉब्लम को ठीक कर रही है, और अगर आपको आपके नॉलेज से लगता है कि ये मेडिसिन स्टॉप करने लायक है, तो अगर नहीं लगता है तो आप उसे कहिए कि आप आपके एलोपैथी डॉक्टर के पास जाइए, कोई दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, और उनसे पूछिए कि मुझे ये सब मेडिसिन क्यों चल रही है, इसमें से क्या लेना बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं एकदम से स्टॉप नहीं कर सकता हूँ, और जो बिल्कुल जरूरी नहीं है उसे स्टॉप कर। ठीक है? वो हटाने के बाद में शायद उसका एक्चुअल पिक्चर कुछ 15-20 दिन, 25 दिनों बाद आ सकता है, और उस टाइम पेशेंट को बोलना कि आप आओ, शायद मैं आपके लिए एक जस्टिस कर पाऊंगा, उस टाइम मैं आपको एक राइट रेमेडी दे पाऊंगा। ठीक है? ये पॉइंट से आप लोग एग्री करते हैं? आई थिंक सो। और मेरे टीचर भी इसी तरीके से करते हैं, और ये बाद में बहुत हेल्प करता है राइट मेडिसिन निकालने में। Another very big problem
posed by intellectual is their insistence upon making all the decisions for themselves regarding therapy. They want to know the reason for everything and they want to participate in every judgment. Of course, patients must have overall responsibility of their health and they must be bold enough to request basic information regarding their progress, their prognosis, and the rationale behind the therapy being used. But this process should not go so far as to involve the patient in every minute decision uh, for which the homeopath has been trained over many years. At some point, a person must sit back and acknowledge the value of expertise. ये भी बहुत जरूरी है कि ये पेशेंट जो है यह आपकी हर चीजों में, क्या देसी भाषा में बोलूँ तो, उंगली करने की कोशिश करेंगे। ये क्यों, ऐसा क्यों, वो क्यों। बट वो ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे मेरे सामने जो बंदा बैठा है वो अब एक अपनी एक एक्सपर्टीज लेके बैठा है। 6 7 साल 10 सालों की पूरी पढ़ाई अपनी लगा के बैठा हुआ है। और उसे हमें शांति से बैठना चाहिए और वो जो बताता है वो हमें सुनना चाहिए। बट वो ऐसा आपको करने ही नहीं देगा। तो ये भी आपकी केस टेकिंग में आपको हिंड्रेंस लाएगा। ठीक है। दिस इशू बिकम्स मोस्ट अपेरेंट इन दोज इंटेलेक्चुअल पेशेंट्स हु परचेज मटेरिया मेडिका। बहुत से पेशेंट होते हैं मटेरिया मेडिका खरीद लेते हैं, खुद पढ़ के आते हैं मैंने ये मेडिसिन पढ़ा था, एंड स्टडी द रेमेडीज बीइंग गिवन टू देम, नॉट हैविंग मटर मेडिकल नहीं पढ़ते तो यूट्यूब से वीडियो देख के आ जाते हैं, गूगल से कुछ पढ़ के आ जाते हैं। नॉट हैविंग एनी ट्रेनिंग और क्लिनिकल एक्सपीरियंस, दे इजीली बिकम confused over the various subtleties involved in choosing one remedy over another. Even worse, once they have read a few remedies in Matra Medica, they naturally tend to describe their own symptoms in terms of what they have read. उन्होंने जो पढ़ा है ना उसी तरीके से आके आपको सिम्टम बताएंगे, क्योंकि उनको लगता है वो ड्रग जो है वो उनसे पूरी मैच करती है। एज अ स्टूडेंट हमें तकलीफ होती है जब हम वो रेमेडी पढ़ लेते हैं तो हमको हर पेशेंट उसी तरीके का दिखता है। तो वो तो पेशेंट है, वो तो एक लेमैन है। उसे तो ऐसा लगेगा कि हाँ मैं तो यही हूँ, और वो जब सेटिंग में आएगा आपके सामने वो आपको सब कुछ उसी तरीके से बताने लगेगा जो आपने उसने वीडियो में देखा था या मटेरिया मेडिका में पढ़ा था। दे नेचुरली टेंड टू डिस्क्राइब देयर ओन सिम्टम्स in terms of what they have read. If this process goes far enough, the homeopath may receive only information arising out of intellectual theorizing and no symptoms at all expressing the true pathological state of the patient. और इससे हमको कुछ भी नहीं समझे, हम इससे परेशान हो जाएंगे। ठीक है। ये लास्ट का पैराग्राफ है, इसे हम फिनिश करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हम शुरुआती में कल ही 5 मिनट में फिनिश कर लेंगे, 5 7 मिनट में। पूरा अभी भी नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा ओवरलोड ना हो जाए इसीलिए। A related group of problem patients confronting the homeopath are those with sufficient wealth to visit specialists all over the world from one doctor, such as Dr. Hoping. ये और अलग तरीके के पेशेंट जो जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास डॉक्टर्स की कमी नहीं है, आज ये डॉक्टर कल ये डॉक्टर परसों ये डॉक्टर, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। पेशेंट में हैव एक्वायर्ड अ डायग्नोसिस ऑफ, एक बोलता है आपको न्यूरस्थेनिया है और वो बोलता है कि आपको रेस्ट कर लो। दूसरा बोलता है आपको एड्रिनल एग्जॉशन है, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन्स मिनरल्स और हर्ब्स उसको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। और एक न्यूट्रिशनिस्ट आके बोलता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट का इंटॉलरेंस है, और पेशेंट सुन लेता है कि हाँ मैं आप कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करूंगा। और फाइनली एक क्लिनिकल इकोलॉजिस्ट डिस्कवर करता है स्किन टेस्ट से कि डिफरेंट discovered by skin test and controlled pulse testing that the patient is allergic to 25 different substances। और एक दूसरा डॉक्टर बोलता है कि आपको 25 चीजों से एलर्जी है, इस फूड से एलर्जी है, इस एनवायरनमेंट से एलर्जी है। द पेशेंट स्ट्रिक्टली अवॉइड्स द हार्मफुल फूड, वो सब कुछ अवॉइड करने लगता है। गोज ऑन द रोटेशन डाइट विच इज नॉट बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, उसकी बॉडी क्या क्रेव कर रही है उससे उससे मतलब नहीं है, उसके डॉक्टर ने जो बोल दिया वो उस तरीके से फॉलो करने लगता है। एंड अंडरटेक्स अ सीरीज ऑफ एलर्जी शॉट्स टू डिमिनिश द एलर्जी, और उस एलर्जी के लिए अलग अलग मेडिसिन इंजेक्शन सब ले लेता है। बाय द टाइम शी अराइव्स इन द ऑफिस ऑफ द होम्योपैथ शी इज ऑन अ वेरी एबनॉर्मल डाइट, is taking boxes full of vitamins, is groggy from Valium, and has just rushed to office after receiving an allergy shot. Beside that, instead of describing symptom, the patient lists as chief complaint neurasthenia, adrenal exhaustion, carbohydrate intolerance, and chemical hypersensitivity. जब उसको सिम्टम बताने की जरूरत है उस समय पेशेंट आके आपको डायग्नोसिस बताता है कि हाँ ये डॉक्टर ने ये बोला, ये डॉक्टर ने ये बोला है, मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को वो प्रॉब्लम है। आपको कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि वो इतने सारे वाइटामिन ले रहा है, इतनी अजीब डाइट ले रहा है जो उसके शरीर को बिल्कुल सूट नहीं करती, जो उसकी बॉडी बिल्कुल क्रेव नहीं करती। और आप फिर मेसी सिचुएशन, फिर क्या करना कुछ समझ में नहीं आएगा।
सच पीपल टेंड टू व्यू देयर होम्योपैथ एज जस्ट अनदर डॉक्टर, और उनको लगता है हाँ ये भी तो एक दूसरा डॉक्टर है, जैसे इतनों को दिखाया है वैसे ये भी एक और है, another doctor, among an entire network of people being paid to create a relatively comfortable state of health for the patient. They feel completely dependent on the drugs, the vitamins, the allergy shot, etc., and mere suggestion that they discontinue them throws such a patient into a panic. और अगर आपने बोल दिया कि भैया आप ये जो सब खा रहे हैं ये बिल्कुल भी कुछ काम का नहीं है, ये सब आप बंद कर दो, वो पेशेंट पैनिक हो जाएगा। वो पेशेंट मतलब परेशान हो जाएगा कि मैंने इतने सालों से इतने डॉक्टर को बताया, वो सब लोगों ने मुझे ये कहा और आप एकदम से बोलती है कि ये सब कुछ काम का नहीं है। वो पैनिक सिचुएशन में चले, क्योंकि उसको आदत हो गई है, उसको यही सब चीज़ों की यही खाने की आदत हो गई है। These people are in most pitiable state. The image which might have arisen from their defense mechanism has long ago been suppressed into deeper levels. They have lost track of their abilities for self-observation and they become addicts of the health industry. वो हेल्थ इंडस्ट्री के एडिक्ट बन जाते हैं, ये खाते वो खाते, ये दवाई ये इंजेक्शन सब कुछ। Such cases are virtually hopeless for a homeopath to treat successfully. हमारे लिए इस तरीके के केसेस होपलेस होते हैं, ये केसेस को ठीक कर पाना इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। मैंने एक सर से सुना था जो मेरे कलीग है, उनके पास एक पेशेंट आया था, वो कहता था कि उसको वो महीने के 1.5 लाख रुपए के सप्लीमेंट्स बुलाता है, फॉरेन की कोई कंट्री से, मतलब फॉरेन से 1.5 लाख रुपए के सप्लीमेंट्स वाइटामिन ये वो खाता है हर महीना। ऐसे ही कोई एक हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट था जिसको अपनी हेल्थ की बहुत ज्यादा चिंता थी और कहीं कहीं से कुछ सुन के रखा हुआ था, और तो उसका जो एक्चुअल पिक्चर था वो बिल्कुल भी नहीं दिखता था, क्योंकि वो इतने वाइटामिन लेने के बाद वो कुछ और ही बन चुका था, मतलब उसने उसकी बॉडी के सब सिम्टम्स को सप्रेस कर लिया था। सच Such cases are virtually hopeless for a homeopath. Unless they are willing to return to fundamental law of nature and of healing, they are doomed to continue their pilgrimage to doctors of offices, their pill popping and degeneration in their chronic condition. तो इस तरीके के केसेस में हमारा जो सबसे पहला सजेशन होना चाहिए, और उन्हें हमें एजुकेट करना है। ये सब तो हमने प्रॉब्लम्स जान ली, बट हमें करना क्या, हमें उसे पेशेंट को एजुकेट करना है कि होम्योपैथी में हम आपकी टोटलिटी समझते हैं, जो आपका नेचुरल आपका बॉडी जो सिम्टम थ्रू करने की कोशिश कर रहा है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है टू प्रिस्क्राइब, और वो चीज़ें आपने ऑलरेडी सब कुछ सप्रेस कर ली है। तो इफ़ यू वांट कि मैं आपको ट्रीट करूं, देन यू विल हैव टू स्टॉप ऑल दिस, आपको ये सब रोकना पड़ेगा। ये सब जो डाइट, और आपको नेचुरल नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग चलना होगा, आपका बॉडी जो डिमांड करता है उसमें थोड़ा एक्वेंटेड होना पड़ेगा, और फिर आप कुछ दिनों बाद आइए तो शायद आई विल बी एबल टू हेल्प यू। आप ये बोल सकते हो। और अगर पेशेंट रेडी नहीं है, बस आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पेशेंट का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और पेशेंट फिर दूसरे डॉक्टर के पास दूसरे लोगों के पास में जाके आपकी बदनामी करेगा कि ये डॉक्टर मेरे को ठीक नहीं कर पाया। इससे अच्छा है, बेटर है कि इन तरीके की पेशेंट्स को अवॉइड करिए, या इन्हें आप एजुकेट करिए, एजुकेट करने के बाद अगर सुन लेते हैं तो फिर ट्रीट करिए। ईच ऑफ दिस ग्रुप्स of difficult cases raises a question to those familiar with Eastern mysticism. What are the karmic implication of homeopathic treatment? अब ये और अजीब तरीके के लोग कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जो कार्मिक इम्प्लीकेशन है, कर्मा जिसकी हम बात करते हैं, वो क्या है? बाय गिविंग अ रेमेडी आर वी क्योरिंग अ स्टेट ऑफ सफरिंग विच इज डिजाइन टू बी अ स्पर टू स्पिरिचुअल ग्रोथ? वो आके बोलते हैं कि हमारे जो सिम्टम डेवलप हुए थे वो तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए थे, भगवान चाहता था कि हमारे अंदर ये बीमारियां आए और आप उसे हटा रहे हैं। तो ये किस तरीके का आप एक्सप्लेनेशन देंगे? The answer to this question lies in the fact that great intelligence and consciousness are necessary for a patient to initiate homeopathic therapy in the first place. फिर ये रेयर है, बट यहाँ पे सर ने उसका आंसर दे के रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आपकी लाइफ में ऐसा एक पेशेंट भी आया और आप उसको ये आंसर दे पाए तो इट विल बी वेरी यूजफुल कि हमने ये चैप्टर पढ़ा है। तो हम उसे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे? सबसे पहले पेशेंट आया है, मतलब अगर सिचुएशन आपको समझी नहीं है तो मैं बताता हूँ। एक पेशेंट आया है जो बोल रहा है कि हमारे कर्मास की वजह से हमारी बॉडी में इस तरीके के सिम्टम डेवलप हुए हैं, और आप उसे होम्योपैथी से ट्रीट ट्रीट कर देंगे, तो इसका क्या लॉजिक है? ये तो भगवान चाहता था, तो फिर आप कैसे हटा सकते हैं? तो आपका आंसर है कि सबसे पहली बात जो फैक्ट है वो तो ये है कि दैट ग्रेट इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस आर नेसेसरी फॉर अ पेशेंट टू इनिशिएट होम्योपैथिक थेरेपी इन फर्स्ट प्लेस। आपका कॉन्शियसनेस, आपका दिमाग, आपका इंटेलिजेंस ये मान पाना कि हाँ मुझे होम्योपैथी डॉक्टर को जाके दिखाना है, ये ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया?
ये भी कर्मा की बात है ना, कि आपका कर्म आपको यहाँ पे लेके आया, आपको एक होम्योपैथ के पास लेके आया। दूसरा, टू कॉपरेट विद द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड कन्फेशन नेसेसरी टू फाइंडिंग अ रेमेडी। दूसरी बात, कि आपका कर्मा आपको बोलता है कि यू शुड सेल्फ ऑब्जर्व, यू शुड कन्फेस वॉट एवर यू आर फीलिंग, ताकि आपका होम्योपैथ आपके लिए एक रेमेडी फाइंड कर सके। एंड देन टू बी अ पेशेंट, टू बी पेशेंट इनफ टू फॉलो द पेस ऑफ क्योर टू कंप्लीट इटसेल्फ विदाउट इंटरफेरेंस। और उसके बाद में वो जो डिसीज का रिकवरी का जो फेज है, उसे शांति से फॉलो करना पूरा कंप्लीटली, जब तक आप क्योर नहीं हो जाते। तो आपका कर्मा ही आपसे ये सब करवा रहा है ना। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है, जो आप पेशेंट को अगर काउंसिल करेंगे, उसे समझाएंगे, तो उस टाइम आपको ये काम आ सकता है, अगर इस तरीके का पेशेंट आपके पास में आता है तो। होम्योपैथी डिमांड्स अ ग्रेट डील ऑफ इट्स adherents in their life habits. They must conform to a relatively natural and spontaneous diet. They must avoid substances which can interfere with the functioning of the defense mechanism. They must observe their responses to various stimuli with a high degree of simplicity and objectivity. They must be willing to express the true expression of their inner state of disequilibrium. If a patient is willing to undertake this rather than demanding task, then the karmic influences of the illness are taken care of it in the process of cure. अगर पेशेंट ये सब करने के लिए रेडी है, जो यहाँ पर बताया गया है, तो आपका जो कार्मिक इन्फ्लुएंस है, वो अपने आप ध्यान रखा जा सकता है, जस्ट अगर आपने ये सब फॉलो किया। तो ये एक ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन था, अगर आप इस तरीके के पेशेंट को देखते हैं तो। टुडे विल एंड, आज हमने 1.5 घंटा पढ़ लिया है, और ये अब सिर्फ 5-7 मिनट का टॉपिक है, जो हम कल फिनिश कर लेंगे। ओके, आई होप आप सभी लोगों के लिए ये अच्छा रहा होगा, समझा होगा, ओवरलोड नहीं हुआ होगा। बोलिए, पूछिए, कुछ बोलना है, शेयर करना है, पूछना है। फ्रॉम माई साइड आई एम डन फॉर द डे। यस, ऑल क्लियर। बहुत बढ़िया। मुझे एक दो क्वेश्चंस आए थे बाद में, चैट पे लोगों ने पूछा था, तो उन लोगों से मैं, या किसी और को भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, सभी स्टूडेंट्स हैं, हम सब होम्योपैथी के स्टूडेंट्स हैं, लाइफ लॉन्ग हम सीखते रहते हैं, कोई भी बड़ा है कोई छोटा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सभी लोग सीख रहे हैं। आपको डाउट है, आपने अपना टाइम दिया है, आपने अपना अमाउंट भी पे किया है, आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। डू नॉट हेजिटेट। मेनी डाउट्स ऑफ केस टेकिंग आर क्लियर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है। अब इसे अप्लाई कीजिए बढ़िया जाके पेशेंट्स में, रिजल्ट आएंगे तो और मजा आएगा। चलिए, और कुछ, या फिर एंड करें। डाउट काफी थे, जो अब क्लियर हो गए, बहुत बढ़िया। ये बुक ही इतनी अच्छी है, और जॉर्ज सर की दूसरी बुक्स भी, जो आपके बहुत से डाउट सिर्फ पढ़ने से क्लियर कर देती है। इसीलिए मैं फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ आज, कि जिन लोगों के पास फिजिकल कॉपी नहीं है, वो प्लीज बुलवा लीजिए। ये आपको होम्योपैथी प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगी। और फिजिकल कॉपी अगर रहेगी तो आप अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं, अपने नोट्स बुक में बनाइए, जो आपको फ्यूचर रेफरेंस में काम आएंगे। ऐसा होता है कि आज हम पढ़ते हैं, कुछ दिनों बाद शायद वापस भूल जाते हैं, तो हमारे पास बुक रहेगी, तो वो हेल्प करेगी। मैंने ग्रुप में कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया है डॉक्टर विराज शाह का, जिनसे आप बात कर सकते हैं, अगर आपको ये बुक द साइंस ऑफ होम्योपैथी ऑर्डर करना है तो। चलिए, फिर एंड करते हैं। प्राइस क्या है सर, देखिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट अराउंड 2 बुक्स है, वो दोनों ही बहुत अच्छी बुक है, द साइंस ऑफ होम्योपैथी, और एक और बुक है, लेवल ऑफ हेल्थ। मेरा तो ये भी पूरा फिनिश नहीं हुआ, तो मैंने ये ओपन नहीं किया, लेवल ऑफ हेल्थ। ये 2 बुक है, दोनों का कॉस्ट अराउंड 2000 के अंडर में आ जाता है, एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता है। तो आप सर से बात कर सकते हैं, और अगर आप एक ऑर्डर करना चाहते हैं तो एक ऑर्डर कर लीजिए। 1000 रुपीज़ के अराउंड, 800, 1000 रुपीज़ के अराउंड आ जाएगी।
ओके, फिर हम एंड करें मीटिंग। हाँ, मैं कल का बोलना भूल गया, हम कल लेक्चर शुरू करेंगे। कौन सी बुक से करेंगे मैं आपको एक बार व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है। मैंने जो बुक्स डिस्कस करी थी वो तीन चार बुक्स उसी में से करेंगे, बट सबसे पहले हम कल कौन सी बुक पढ़ने वाले हैं वो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ओके ओके, चलिए। थैंक यू। यस, सी यू। गुड नाइट।